नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय जितेंद्र योगी सर। आज हम आपके लिए डिस्कशन कर रहे हैं 12th क्लास की सेकंड बुक का। और सेकंड बुक में हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट जो यूनिट है जिसको हम बोलते हैं प्रकाशिकी। क्या बोलते हैं? प्रकाशिकी। तो हम उसके लिए डिस्कशन कर रहे हैं। तो हमारा टॉपिक का नाम हो गया प्रकाशिकी। प्रकाशिकी मतलब ऑप्टिक्स। क्या नाम हो गया? प्रकाशिकी। ऑप्टिक्स ब्रांच की हम स्टडी कर रहे हैं और 12th क्लास के अंदर सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो इसी यूनिट का है। सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? इसी यूनिट का है, प्रकाशिकी का। ये पूरी 9 मार्क्स की है। कितने मार्क्स की है? 9 मार्क्स की। अब हमारे पास ऑप्टिक्स जो ब्रांच है, ऑप्टिक्स ब्रांच क्या है भाई? हमारे फिजिक्स की वो शाखा जिसमें हम प्रकाश व उससे संबंधित सारी घटनाओं का अध्ययन करते हैं। वो ब्रांच कौन सी हो गई? हमारी प्रकाशिकी हो गई। कौन सी ब्रांच हो गई? प्रकाशिकी होगी। अब हमारे 12th क्लास के सिलेबस में हमारे जो प्रकाशिकी ब्रांच है वो दो भाग में विभक्त हुई है। कितने भाग में विभक्त हुई है? दो भाग में विभक्त हुई। पहला भाग कौन सा हो गया? किरण प्रकाशिकी। पहला भाग कौन सा हो गया? किरण प्रकाशिकी। कौन सा भाग हो गया? किरण प्रकाशिकी। और दूसरा भाग हो गया तरंग प्रकाशिकी। दूसरा भाग कौन सा हो गया? तरंग प्रकाशिकी हो गया। यानी कि हमारी फिजिक्स है, फिजिक्स की जो ऑप्टिक्स ब्रांच है हमारे दो भाग में डिवाइड हुई है, किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी को बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं? रे ऑप्टिक्स। और वेव प्रकाशिकी को बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। क्या बोलेंगे? वेव ऑप्टिक्स। दो भाग में डिवाइड हुई है। यानी कि हम किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी दोनों मिलाकर हमारे पास 12th क्लास में जो वेटेज आ रहा है वो कितने मार्क्स का आ रहा है? 9 मार्क्स का आ रहा है। कितने मार्क्स का आ रहा है? 9 मार्क्स का आ रहा है। यानी कि 12th क्लास का वेटेज है पूरे 56 मार्क्स में से, पूरे 56 मार्क्स में से 9 मार्क्स है। सबसे ज्यादा वेटेज वाली यूनिट है ऑप्टिक्स और पूरे 9 मार्क्स की यूनिट है जिसमें हमारे पास डेरिवेशंस भी हैं और न्यूमेरिकल्स भी हैं। ये ब्रांच, इस ब्रांच को हमने 10th क्लास में, जब हमारे 10th क्लास के सिलेबस में फिजिक्स स्टार्ट हुई थी तो हमारा फर्स्ट चैप्टर ही क्या था फिजिक्स का? वो था लाइट। क्या था? लाइट। तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, पूरा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इसमें हम किरण ऑप्टिक, किरण प्रकाशिकी में प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, दर्पण, लेंस, सूक्ष्मदर्शी और हमारे पास वर्ण विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इन सब का स्टडी करेंगे। और इसमें हम है ना यंग की डिविसिलेट्स, हाइगेन्स के सिद्धांत, पोलराइजेशन, ये सारी चीजों का हम डिस्कशन करेंगे। किसमें? वेव तरंग में करेंगे, वेव ऑप्टिक्स के अंदर करेंगे। तो हमारे पास बात क्या है कि सबसे बड़ी यूनिट है, सबसे बड़ी यूनिट है। और इस यूनिट को हम जानते हैं प्रकाशिकी के नाम से। और प्रकाशिकी हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड हुई है। कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई है? दो पार्ट्स में डिवाइड हुई है। फर्स्ट रे ऑप्टिक्स और दूसरा वेव ऑप्टिक्स। अब हम बात करते हैं फर्स्ट वाली। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं किरण ऑप्टिक्स। क्या कर रहे हैं? किरण प्रकाशिकी। क्या कर रहे हैं? किरण प्रकाशिकी। और किरण प्रकाशिकी में हम किसकी बात करेंगे? केवल और केवल किरणों की बात करेंगे। केवल और केवल किसकी बात करेंगे? किरणों की। और किरण किस फॉर्म में जाती है? प्रकाश के फॉर्म में। किस फॉर्म में जा रही है? प्रकाश के फॉर्म में। यानी कि जो रेज जाती हैं वो किस? लाइट की फॉर्म में जा रही है। तो हम डिस्कशन करेंगे लाइट के ऊपर कि भाई व्हाट इज लाइट, लाइट क्या है, लाइट को हम कैसे जान सकते हैं। अगर हमसे कोई डेफिनेशन पूछेगी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश की परिभाषा क्या है, तो हम उसको क्या बोलेंगे भाई? तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रकाश। क्या स्टार्ट किया है? प्रकाश के बारे में ही जानते हैं कि ये हमारे पास ये लाइट है जिसका हमने बोल दिया प्रकाश। हमारा पहला क्वेश्चन ये है व्हाट इज लाइट, की प्रकाश ही क्या है? प्रकाश क्या है? तो प्रकाश क्या है भाई? जो हम आसपास देख रहे हैं ये सब कुछ क्या है? प्रकाश ही तो है। लेकिन हम इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि प्रकाश ये है? तो हम बोलेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। यानी कि किसका पार्ट है? ये एनर्जी है। कि लाइट इज पार्ट ऑफ एनर्जी। लाइट एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। और जो क्या करती है? वस्तुओं को देखने में सहायता करती है, यानी कि विजुअल सेंस देती है। वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है।
क्या करती है, हमारे लिए वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। प्रकाश का जो संचरण है वो सीधी रेखा में होता है, यानी कि प्रकाश का जो संचरण है वो कैसी रेखा में होता है, सीधी रेखा में होता है। प्रकाश का संचरण सीधी रेखा में होता है। कहाँ होता है, सीधी रेखा में होता है। प्रकाश का संचरण किस रेखा में होता है, सीधी रेखा में होता है। अगर हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की फॉर्म में देखें, कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के रूप में देखें इसको, तो प्रकाश का विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम की तरंगदैर्घ्य के बीच होता है। इतना हमारे पास क्या होता है, ये इसका विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होता है। प्रकाश की किरण क्या होती है, कि प्रकाश की किरण जो सीधी रेखा में गमन करती है, जो क्या होती है, सीधी रेखा में क्या करती है, गमन करती है। दूसरा आता है हमारे पास प्रकाश पुंज, कि हमारे पास प्रकाश पुंज क्या होता है भाई, कि प्रकाश पुंज का अगर हम बोले कि प्रकाश की वो लाइनों का समूह, यानी कि प्रकाश की बहुत सारी लाइनें एक ग्रुप में सीधी रेखा में गमन कर रही हैं, तो उनको अपन क्या बोलेंगे, प्रकाश पुंज। क्या बोलेंगे हम इसको, प्रकाश पुंज। क्या बोलेंगे, प्रकाश पुंज बोलेंगे। तो हमारे पास हमारे पास प्रकाश का एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया, कि प्रकाश के बारे में हमें कोई पूछे कि प्रकाश क्या है, परिभाषा क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। प्रकाश का संचरण सीधी रेखा में होता है और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य परास जो होती है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के रूप में 4000 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम के तक होती है। आई बात यहां तक समझ में। प्रकाश किरण क्या होती है, यानी कि किसी सोर्स से सीधी रेखा में जो गमन कर जाए वो है प्रकाश किरण। और किसी प्रकाश की किरणों का समूह क्या हो गया, ये प्रकाश की किरणों का समूह, प्रकाश की किरणों का समूह जो सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश की किरणों का समूह जो क्या करे, सीधी रेखा में गमन करे, वो हमारा क्या होता है, प्रकाश पुंज होता है। वो हमारा क्या होता है, प्रकाश पुंज होता है। अब लाइट के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट हैं, अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग बात की कि प्रकाश ये है, प्रकाश वो है। तो हम एक बार उनको देख लेते हैं कि भाई उन्होंने क्या क्या विचार रखे थे, क्या क्या उन्होंने डिस्कवर किया था लाइट के बारे में। सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने लाइट को क्या नाम दिया, फिर उसके बाद कौन आए, फिर कौन आए। तो धीरे धीरे हमें लाइट की पूरी फॉर्मेशन पता चल जाएगी कि लाइट के बारे में अब तक हमारे साइंटिस्टों ने कितना जान चुके हैं। तो किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ये नॉर्मल लाइट की डेफिनेशन है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। प्रकाश का संचरण सीधी रेखा में होता है और विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में इसकी परास कितनी होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक होती है। सीधी रेखा में गमन करे प्रकाश किरण और प्रकाश की किरणों के समूह के रूप में गमन करे तो वो क्या हो गया, हमारे पास प्रकाश पुंज हो गया। आई बात समझ में। चलो आगे चलते हैं। हम नोट्स आप साथ के साथ रिटर्न करते जाएंगे। चलो अब देखो, सबसे पहले आए थे हमारे पास आइजक न्यूटन, सर आइजक न्यूटन, आइजक न्यूटन सर। आइजक न्यूटन सर ने लाइट के बारे में कहा कि लाइट एक प्रकार का कण है। लाइट क्या है, कण है। कि लाइट कण की भांति व्यवहार करता है। कैसे, कण की भांति व्यवहार करता है। और उन्होंने एक थ्योरी दी, उसमें क्या दी, प्रकाश का कणिका सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित कर दिया। कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया, प्रकाश का कणिका सिद्धांत उन्होंने क्या कर दिया, प्रतिपादित कर दिया। उसके बाद आते हैं हाइगेंस। कौन आते हैं, हाइगेंस। हाइगेंस आए और हाइगेंस ने न्यूटन सर की बात का क्या किया, विरोध किया कि न्यूटन सर सही नहीं है। उन्होंने क्या कहा कि प्रकाश कण नहीं है, प्रकाश तो तरंग है। प्रकाश क्या है, और तरंग है। और हाइगेंस ने भी अपना एक सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया, तरंगाग्र सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, तरंगाग्र सिद्धांत। यानी कि वेव थ्योरी जो दी वो किसने दी थी, हाइगेंस ने दी थी। आई बात समझ में। इन सब की बातों का डिस्कशन
न्यूटन सर की बात भी ठीक थी कि प्रकाश एक कण की भांति व्यवहार करता है, हाइगेंस सर की बात भी ठीक थी कि प्रकाश किसकी भांति व्यवहार करता है, तरंग की भांति व्यवहार करता है। इन दोनों में बात किसकी सही है? तो तीसरे साइंटिस्ट आए डी ब्रोगली। कौन आए? डी ब्रोगली आए। डी ब्रोगली सर ने क्या कहा कि प्रकाश की जो प्रकृति है, यानी कि नेचर ऑफ लाइट है, प्रकाश की प्रकृति कैसी है? द्वैत प्रकृति है। कैसी प्रकृति है? द्वैत प्रकृति है। और प्रकाश की द्वैत प्रकृति का सिद्धांत किसने दिया? प्रकाश की द्वैत प्रकृति का सिद्धांत किसने दिया? डी ब्रोगली ने दिया। द्वैत प्रकृति कैसे? कि प्रकाश कण की भांति भी व्यवहार करता है और प्रकाश तरंग की भांति भी व्यवहार करता है, यानी कि प्रकाश के अंदर दोनों प्रकार के गुण है कि प्रकाश कण की भांति भी व्यवहार करता है और प्रकाश तरंग की भांति भी व्यवहार करता है। और डी ब्रोगली सर ने क्या कहा कि प्रकाश का जो नेचर है ना, वो कैसा नेचर है? द्वैत प्रकृति का है, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। क्या हो गया? ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूल नेचर ऑफ लाइट की प्रकाश की जो प्रकृति है वो कैसी प्रकृति है? द्वैत प्रकृति है। कैसी प्रकृति है? द्वैत प्रकृति है। अब इसके बाद आए थे हमारे पास मैक्सवेल। कौन आए हैं भाई? मैक्सवेल। मैक्सवेल सर आए और मैक्सवेल सर के साथ हर्ट्ज भी आए। कौन आए? हर्ट्ज। और हर्ट्ज ने क्या कहा कि प्रकाश, हर्ट्ज ने इनको सपोर्ट किया हाइगेंस सर को कि हाइगेंस सर सही बोल रहे हैं कि प्रकाश एक प्रकार की तरंग ही है, लेकिन तरंग तो है, लेकिन कौन सी तरंग है? और उन्होंने कहा प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। कौन सी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कौन सी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये बात किसने कही? मैक्सवेल एंड हर्ट्ज ने कही थी ये बात। चलो मैक्सवेल एंड हर्ट्ज ने कही तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, माना भाई कि विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश का संचरण होता है जो सीधी रेखा में होता है, ये भी बात सही है। इसके बाद आए थे मैक्स प्लांक। कौन आए? मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक सर ने क्या कहा कि प्रकाश का जो संचरण है ना, प्रकाश का संचरण, प्रकाश का जो संचरण है यानी कि प्रकाश ऊर्जा का जो संचरण है वो कैसे हो रहा है? छोटे छोटे बंडलों व पैकेट्स के फॉर्म में हो रहा है। छोटे छोटे बंडलों व पैकेटों के रूप में होता है। प्रकाश का संचरण छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के फॉर्म में होता है, जैसे कि प्रकाश का संचरण हो रहा है या छोटे छोटे बंडलों व पैकेटों की फॉर्म में ये क्या हो रहा है? लाइट पास हो रही है। आई क्या बात समझ में? यानी कि यहाँ छोटे छोटे बंडल पैकेट्स के फॉर्म में ये क्या हो रहा है? पास हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुई? मैक्स प्लांक ने कहा। और मैक्स प्लांक ने ये बात कही कि छोटे छोटे बंडलों और पैकेटों के फॉर्म में हो रहा है। इन बंडलों और पैकेटों को, इन बंडलों और पैकेटों को मैक्स प्लांक सर ने नाम दिया था क्वांटा। क्या नाम दिया था? क्वांटा नाम दिया था। और सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया क्वांटम थ्योरी वाला। कौन सा सिद्धांत? क्वांटम सिद्धांत क्या कर दिया उन्होंने? प्रतिपादित कर दिया। कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया? क्वांटम सिद्धांत। तो आप मेरे को बताइए कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि क्वांटम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो क्वांटम सिद्धांत किसने किया? मैक्स प्लांक सर ने प्रतिपादित किया। किसने किया? मैक्स प्लांक सर ने प्रतिपादित किया। यहां तक क्लियर है? फिर उसके बाद आए थे हमारे पास अल्बर्ट आइंस्टाइन सर। कौन आए थे? अल्बर्ट आइंस्टीन सर। और अल्बर्ट आइंस्टीन सर को ये सारा का सारा मैटर बिल्कुल की क्या मिला? रेडी मिला। उन्होंने यहाँ स्टडी करी कि न्यूटन सर ने कहा था कि लाइट इज ए पार्टिकल, प्रकाश एक कण है। हाइगेंस सर ने कहा था कि लाइट इज ए वेव, कि लाइट एक तरंग है, तरंग की भांति व्यवहार करता है। डी ब्रोगली सर ने कहा था कि लाइट का नेचर है ड्यूल नेचर है, यानी कि द्वैत प्रकृति है। लाइट है ना, जो प्रकाश या कण की भांति भी व्यवहार करता है और तरंग की भांति भी व्यवहार करता है। मैक्सवेल और हर्ट्ज सर आए, उन्होंने कहा कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। कौन सी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है।
फिर उसके बाद आए मैक्स प्लांक सर। मैक्स प्लांक सर ने क्या कहा कि प्रकाश का जो संचरण है, प्रकाश का जो प्रोपोगेशन है, यानी कि प्रकाश जो जा रहा है वो किस रूप में जा रहा है, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में जा रहा है। कैसे जा रहा है, एनर्जी के छोटे छोटे बंडल और पैकेट्स के फॉर्म में आ रहा है। किसके रूप में जा रहा है, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में जा रहा है। आई बात समझ में। और उन बंडलों और पैकेट्स को उन्होंने क्या नाम दे दिया था, क्वांटा नाम दे दिया था। क्या नाम दे दिया था, क्वांटा नाम दे दिया था। और एक सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया, क्वांटम सिद्धांत। अल्बर्ट आइंस्टीन सर ने क्या किया, अल्बर्ट आइंस्टीन सर ने क्या किया कि इन क्वांटाज को नाम दे दिया फोटोन। अल्बर्ट आइंस्टाइन सर ने क्या दिया, इन क्वांटाज को बदलकर क्या नाम दे दिया, फोटोन नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, फोटोन नाम दे दिया कि ये क्या है भाई, फोटोन है। और हमें पता है फोटोन की एनर्जी क्या होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू। इसका रिलेशन अगर हमें जाने तो E इज प्रोपोर्शनली न्यू होता है, कि यानी कि किसी भी लाइट की एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है। ये सारी चीजें मैक्स प्लांक सर ने कही थी। तो यहाँ हमारे पास जो H है ना, इस H को अपन बोलते हैं प्लांक नियतांक। क्या बोलते हैं, प्लांक नियतांक। क्या बोलते हैं, प्लांक नियतांक बोलते हैं हम इस H को। तो ये सारी की सारी, और अल्बर्ट आइंस्टीन सर ने इस फोटोन के रूप में एक प्रभाव प्रतिपादित कर दिया जिसको बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसके लिए इन्हें 1921 के अंदर नोबेल पुरस्कार भी मिला। क्या मिला, नोबेल पुरस्कार भी मिला 1921 में। यानी कि हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स से मॉडर्न फिजिक्स में आने में सबसे ज्यादा जो भागीदारी रही थी वो इस प्रकाश विद्युत प्रभाव की रही थी। किसकी रही थी, प्रकाश विद्युत प्रभाव की रही थी। और ये प्रकाश विद्युत प्रभाव किसने प्रतिपादित किया था, ये प्रकाश विद्युत प्रभाव किया था अल्बर्ट आइंस्टीन सर ने। किसने किया था, अल्बर्ट आइंस्टीन सर ने। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो भाई, आइजैक न्यूटन सर ने क्या कहा कि प्रकाश क्या है। ये सारी की सारी बातें किसके ऊपर चल रही हैं, ये सारी बातें चल रही हैं प्रकाश के ऊपर। किसके ऊपर चल रही हैं, प्रकाश के ऊपर, कि प्रकाश क्या है भाई। तो प्रकाश के लिए अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग बात कही थी। क्या क्या बात कही थी, कि आइजैक न्यूटन सर ने कही थी कि प्रकाश एक कण है और कणिका सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया। हाइजेन सर ने बोला कि प्रकाश क्या है, एक तरंग है और तरंगाग्र सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया। डी ब्रोगली सर ने बोला कि प्रकाश की कैसी प्रकृति है, द्वैत प्रकृति है, यानी कि प्रकाश कण और तरंग दोनों की बातें क्या करता है, व्यवहार करता है। मैक्सवेल एंड हर्ट्ज ने बोला कि प्रकाश तरंग तो है लेकिन कौन सी तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। कौन सी तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। मैक्स प्लांक सर ने क्या बोला कि प्रकाश का जो संचरण है ऊर्जा के, किसके, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों और पैकेट के फॉर्म में हो रहा है। किसके फॉर्म में हो रहा है, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों और पैकेट्स के फॉर्म में हो रहा है। इन बंडलों और पैकेटों को उन्होंने नाम दिया था क्वांटा, और कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया, क्वांटम सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया। यहां तक की बात हो गई। आइंस्टीन सर आए। आइंस्टीन सर ने क्या किया, आइंस्टीन सर ने आते ही इन क्वांटाज की स्टडी करी और इन क्वांटाज को नाम दे दिया फोटोन। क्या नाम दे दिया, फोटोन। और इनकी एनर्जी डिसाइड कर दी, E इज प्रोपोर्शनल टू न्यू, यानी कि किसी भी फोटोन की एनर्जी है वो उसकी आवृत्ति के समानुपाती होता है। और जब हम इस समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो हमें एक नियतांक लेना पड़ेगा, और वो नियतांक क्या है, H, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्लांक नियतांक। इन फोटोन के आधार पर ही आइंस्टीन सर ने एक प्रभाव प्रतिपादित किया, और वो प्रभाव कौन सा हो गया, प्रकाश विद्युत प्रभाव। और इस प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए 1921 में इन्हें क्या मिला, नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया। यहां तक की बात क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें हमारे आगे काम में आएंगी, इसीलिए मैं आपको फर्स्ट क्लास में पूरे चैप्टर का बेसिक करवा रहा हूं। चलो अब देखते हैं हम प्रकाश के स्रोत की। भाई हमें प्रकाश के स्रोत क्या क्या है, किन किन स्रोत से हमें प्रकाश मिलता है, ये भी जानना हमारे लिए जरूरी है। तो हम हेडिंग डालते हैं प्रकाश के स्रोत।
प्रकाश के स्रोत। तो सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश के स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट। देखो प्रकाश के हमारे पास तीन सोर्स होते हैं। कितने सोर्स होते हैं? तीन सोर्स होते हैं, यानी कि प्रकाश के स्रोत हमारे पास तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गए। कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गए? तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गए। पहला जो प्रकाश का स्रोत है वो है हमारे पास नेचुरल। क्या हो गया? नेचुरल, यानी कि प्राकृतिक स्रोत। क्या हो गए? प्राकृतिक स्रोत। दूसरा हो गया कृत्रिम स्रोत, कृत्रिम स्रोत, आर्टिफिशियल जिसको बोलते हैं। और तीसरा हो गया हमारे पास जैविक स्रोत। क्या हो गया? जैविक स्रोत, जो हमें जैविक यानी जीव विज्ञान की किसी भी एक शाखा से जो मिलेगा। देखते हैं, हमारे पास नेचुरल सोर्स हो गया, पहला हो गया नेचुरल सोर्स, ठीक है। दूसरा हो गया आर्टिफिशियल सोर्स, और तीसरा हो गया हमारे पास बायोलॉजिकल सोर्स। क्या हो गया? बायोलॉजिकल सोर्स। तो अब इनका देखते हैं कि ये कौन कौन से सोर्स है। तो हमारे पास नेचुरल सोर्स की बात करें तो नेचुरल सोर्स में पहला तो हो गया हमारा सन, और दूसरा हो गया हमारे पास स्टार, यानी कि सन एंड स्टार्स। ये क्या है? हमारे पास प्राकृतिक सोर्स है, यानी कि हमें प्रकृति से मिलते हैं। प्रकाश जो हमें प्रकृति में जो प्रकाश मिलता है ना, वो इनके कारण मिलता है। किनके कारण मिलता है? सूर्य व तारों के कारण मिलता है। कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल, कृत्रिम जहां भी वर्ड आ जाए ना, कृत्रिम यानी कि वो या तो मैन मेड हो, किसी मानव द्वारा बनाए हो, या मशीनरी मेड हो, किसी मशीनरी हेल्प द्वारा बनाए गए हो। तो यानी कि जैसे कि हम बोल सकते हैं, देखो बल्ब, बल्ब क्या है? किसी मशीन द्वारा बनाया गया। ट्यूबलाइट, क्या हो गया? ट्यूबलाइट, एक्सेट्रा, जो भी हमें दिखा जाए, एक्सेट्रा मतलब जो भी हम मशीन की हेल्प द्वारा या फिर हम मानव की हेल्प द्वारा बनाए जाए, वो हमारे कैसे हो गए? कृत्रिम सोर्स हो गए। और तीसरा और इंपॉर्टेंट क्या है? तीसरा और इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास क्या है कि बायोलॉजिकल सोर्स। हमारे नेचर में जो बायोलॉजिकल पार्ट है, वहां से हमें एक प्रकाश का सोर्स मिल रहा है, उसका नाम है जुगनू। क्या नाम है? जुगनू, जिसको बोलते हैं फायर फ्लाई। फायर फ्लाई यानी कि जुगनू जो है, जो जुगनू एक ऐसा जीव है जो रात्रि में चमकता है। कैसा जीव है? जो रात्रि में चमकता है। तो उसको हम क्या मानते हैं? बायोलॉजिकल स्रोत मानते हैं। क्या मानते हैं? बायोलॉजिकल स्रोत मानते हैं। तो प्रकाश के हमें तीन स्रोत देखने को मिले हैं। पहला प्राकृतिक स्रोत, दूसरा कृत्रिम स्रोत, और तीसरा जैविक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत कौन से हो गए? सूर्य व तारे। कृत्रिम स्रोत कौन से हो गए? बल्ब, ट्यूबलाइट। और जैविक स्रोत कौन से हो गए? जुगनू हो गए। यहां तक क्लियर है? चलो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, करें इसको इरेज। चलो, अब हम धीरे धीरे प्रकाश की घटनाओं की ओर बढ़ते हैं कि भाई प्रकाश हमें कौन कौन सी घटनाओं से अवगत कराता है, कौन कौन सी घटना हमें प्रकाश की देखने को मिलती है जो हमारे लिए यूजफुल है। तो अब ध्यान से देखते हैं। पहली घटना आती है प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। देखो परावर्तन की घटना जो होती है, इसमें आपको कुछ बातें याद रखनी है। पहली बात क्या याद रखनी है कि जब भी कभी भी परावर्तन की घटना होगी, हमेशा एक ही माध्यम में होगी। कितने माध्यम में होगी? एक ही माध्यम में होगी। तो ये बात आपको बिल्कुल याद ही रखनी है। इसके लिए कम से कम कितना माध्यम चाहिए, या फिर ऐसे लिख दो, कितने माध्यम के में होगी? एक ही माध्यम में होगी। अब एक माध्यम कोई सा भी हो सकता है, सघन माध्यम भी हो सकता है और विरल माध्यम भी हो सकता है। तो जिस माध्यम में प्रकाश की किरण आती है, अपवर्त परावर्तक पृष्ठ पर टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो ऐसी घटना हमारे पास प्रकाश की घटना कहलाती है। तो अब देखो ध्यान से, ये कोई हम क्या लेते हैं? एक परावर्तक पृष्ठ लेते हैं। क्या लेते हैं? परावर्तक पृष्ठ। इसको अपन ने क्या मान लिया? परावर्तक पृष्ठ। रिफ्लेक्टेड सरफेस,
कैसा मान लिया? रिफ्लेक्टेड सरफेस मान लिया। परावर्तक पृष्ठ पर हम क्या करवाते हैं? कोई प्रकाश की किरण क्या करवाते हैं? आपतित करवाते हैं। यानी कि ये कोई प्रकाश की किरण है, इस बिंदु पर आपतित हुई है, ये इसका क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। क्या हो गया? नॉर्मल। ये जो किरण आ रही है और ये नॉर्मल है, नॉर्मल जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं अभिलंब को। क्या बोलते हैं? अभिलंब को। ये वाली प्रकाश की किरण और इसी माध्यम में ये अपरावर्तन के पश्चात ये इसी माध्यम में लौट जाती है। आई क्या बात समझ में? देखो भाई, ये वाली किरण आई है, ये वाली किरण हमारे पास कौन सी है? आपतित किरण है। कौन सी किरण है? आपतित किरण है। ये किरण यहां से इस बिंदु से वापस इसी माध्यम में लौटी है, ये कौन सी किरण हो गई हमारे पास? परावर्तित किरण हो गई। कौन सी किरण हो गई? परावर्तित किरण हो गई। ये सीधी परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत इस परावर्तक पृष्ठ पर आई है और परावर्तन के पश्चात ये वापस इसी डायरेक्शन में क्या हो गई? वापस लौट गई। यानी कि इसकी और इसकी डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है। यानी कि इसको बोलते हैं अपन अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। अब अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक कोण बनता है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कोण बनता है जिसको बोलते हैं आई, और उसको बोलते हैं अपन आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच एक कोण बनता है आर, जिसको अपन क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। आई क्या बात समझ में? कि हम एक परावर्तक पृष्ठ लेते हैं, परावर्तक पृष्ठ पर एक प्रकाश की किरण आपतित करवाते हैं, इस परावर्तक पृष्ठ पर आपतन होने के पश्चात ये इसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आई क्या बात समझ में? प्रकाश के परावर्तन के हमारे पास दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? दो नियम है। तो परावर्तन के जो नियम है वो भी ध्यान से सुनो। परावर्तन के नियम, तो परावर्तन के नियम हमारे पास पहला नियम क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो देखो ये वाली किरण कौन सी है? आपतित किरण। ये क्या है? अभिलंब। और ये क्या है? परावर्तित किरण। क्या ये तीनों एक ही तल में है? क्या है या नहीं? आई क्या बात समझ में? यानी कि अगर हम इसको मान ले M1, इसको मान ले M2, भाई हमने परावर्तक पृष्ठ क्या माना? M1 M2, इसको पॉइंट दे दिया O, इसको मान ली A किरण, इसको मान ली B किरण और इसको मान लिया N। इसको क्या मान लिया? N मान लिया। नॉर्मल है तो N मान लिया। अब देखो ध्यान से, जब ये A किरण OA किरण हो गई आपतित किरण, OB किरण हो गई परावर्तित किरण और ON क्या हो गया? नॉर्मल। तो ये तीनों की तीनों कहां है? एक ही तल में है। तो लिखेंगे आपतित किरण कौन सी हो गई? AO। परावर्तित किरण कौन सी हो गई? OB। तथा अभिलंब, अभिलंब क्या हो गया? ON। तीनों एक ही तल में है, तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम क्या हो गई? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों के तीनों कहां हैं? एक ही तल में हैं। आई क्या बात समझ में? दूसरा देखो, दूसरा नियम, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। का मान क्या होता है? बराबर होता है। आपतन कोण का मान तथा परावर्तन कोण का मान कैसा होता है? बराबर होता है। तो आपतन कोण कौन सा हो गया? एंगल AON, यानी कि एंगल AON बराबर है एंगल NOB के। एंगल किसके है? एंगल NOB के। तो एंगल AON क्या होता है? I, और एंगल ANOB होता है R। तो एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। तो ये हमारे पास परावर्तन के दोनों नियम हो गए। क्या नियम हो गए? परावर्तन के दोनों नियम हो गए। आई क्या यहां तक बात समझ में?
यहां तक क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहली बात याद रखना, परावर्तन की जब भी घटना होगी वो केवल और केवल एक माध्यम में होगी। जिस माध्यम में प्रकाश की किरण आ रही है, परावर्तन के पश्चात वो उसी माध्यम में लौटेगी। जितने कोण से आई है उतने कोण से जाएगी। ये नियम हमें सिद्ध करवा रहा है कि कोण आई बराबर कोण आर है। कोण आई बराबर क्या है? कोण आर है। तो जितने डिग्री के कोण से आई है ये उतने डिग्री के कोण से क्या होगी? परावर्तित होगी। अब देखो नॉर्मल का मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊं। नॉर्मल का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से है। अगर ये हमारे पास, जब भी हमारे पास दर्पण में हम देखेंगे, आगे हमारा दर्पण ही है, ये इस डायरेक्शन में यानी कि नॉर्मल आपतन कोण और परावर्तन हो रहा है, आपतन हो रहा है और परावर्तन हो रहा है। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 180 डिग्री का। अगर हम आपतित किरण का कोण आई और परावर्तित किरण का कोण आर अलग अलग माने तो ये बन रहे हैं 0 डिग्री के। आई के बाद समझ में? और अभिलंब आपतित किरण और परावर्तक पृष्ठ के सापेक्ष ये कोण कितने डिग्री का बना रहा है? 90 डिग्री का बना रहा है। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। तो परावर्तन की एक सीधी सी घटना है कि परावर्तन घटना कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक तल में हो जाए और जितने डिग्री के कोण से आपतित हुई है उतने ही डिग्री के कोण से क्या हो जाए? परावर्तित हो जाए। तो ये घटना हमारी कैसी होती है? परावर्तन घटना होती है। यानी कि जब कोई आपतित किरण, क्या इसकी परिभाषा क्या बनेगी? जब कोई आपतित किरण, जब कोई आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात वह उसी माध्यम में लौट जाती है। यानी कि ये वाला माध्यम कौन सा हो गया? एक माध्यम हो गया। कौन सा माध्यम हो गया? एक माध्यम। यानी कि आपतित किरण परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश की ये घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। यहां तक क्लियर है? चलो नोट्स बना ले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। हो गया? चलो, और आप लोग साथ के साथ रिटर्न करते जाइए भाई। चलो आगे बढ़े। चलो, अब आता है हमारे पास दर्पण। क्या आता है? दर्पण, यानी कि मिरर। क्या आ गया? मिरर। अब देखो सबसे पहले दर्पण ही क्या होता है। सबसे पहले दर्पण, अगर हम दर्पण पढ़ लेते हैं, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, और मेरा क्वेश्चन यही है सबसे पहला कि दर्पण ही क्या है। अगर आपसे कोई यूं पूछे कि दर्पण क्या है, दर्पण का काम क्या है, दर्पण कार्य क्या करता है भाई, तो दर्पण क्या करता है? आपतित किरण का, दर्पण का काम क्या होता है? अगर आपसे कोई दर्पण के लिए पूछे तो दर्पण के लिए आपको क्या बताना है कि आपतित किरण का अधिकांशतः भाग, अधिकांश भाग क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है। अधिकांश भाग क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है। आपतित किरण का अधिकांश भाग अगर परावर्तित कर दिया तो वो क्या है? दर्पण है। यानी कि सपोज दैट मैंने 100% लाइट इसमें क्या करी है? आपतित करवाई है, इंसिडेंट करवाई है। इसने 98% लाइट को क्या कर लिया? वापस परावर्तित कर दिया, और 2% लाइट को क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। तो वो हमारा पास क्या हो गया? दर्पण का भाग हो गया। अगर हम बात करें कि दूसरी भाषा में दर्पण क्या है, तो दर्पण क्या है? एक तो इसमें क्या होता है? समतल परावर्तक पृष्ठ होता है। दर्पण क्या है? एक तो इसमें क्या होता है? समतल परावर्तक पृष्ठ होता है, ठीक है। और दूसरी साइड क्या होती है? पॉलिश होती है। दर्पण क्या है? एक एक तरफ तो हमारे पास क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ होता है, और दूसरी तरफ क्या होती है? पॉलिश होती है। आई क्या बात समझ में? दर्पण क्या है कि एक तरफ तो इसके क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ होता है, और दूसरी तरफ क्या होता है? गोलिश, वो होती है पॉलिश होती है। अब हमारा पहला दर्पण आता है समतल दर्पण। पहला दर्पण कौन सा आता है? समतल दर्पण। और समतल दर्पण की परिभाषा क्या होती है? जिसमें
एक तरफ समतल परावर्तक पृष्ठ होता है। क्या होता है? एक तरफ क्या होता है? समतल परावर्तक पृष्ठ, और दूसरे भाग में यानी कि दूसरी तरफ क्या होती है? पॉलिश होती है। दूसरी तरफ क्या होती है? पॉलिश होती है। वो हमारा क्या कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। यानी कि एक तरफ तो परावर्तक पृष्ठ है, कैसा पृष्ठ है? समतल। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि ये मेरे पास है, और इसके जो दूसरी तरफ है ना, ये दूसरे भाग में हमने क्या कर दी? पॉलिश कर दी। दूसरे भाग में क्या कर दी? पॉलिश कर दी। तो ये हमारा क्या बन गया? समतल दर्पण बन गया। ये वाला हो गया परावर्तक पृष्ठ। क्या हो गया? परावर्तक पृष्ठ। और ये भाग क्या हो गया? किसका? पॉलिश का हो गया। किसका हो गया? पॉलिश का हो गया। किसका भाग हो गया? पॉलिश का भाग हो गया। आई क्या बात समझ में? यहां तक क्लियर है? तो समतल दर्पण क्या होता है कि समतल दर्पण में एक तरफ तो परावर्तक पृष्ठ है और दूसरी तरफ क्या है? कैसा पृष्ठ है? यह है पॉलिश। अब देखो, प्रकाश के परावर्तन की घटना होती है ना, प्रकाश के परावर्तन की घटना यहां हमारे पास दो प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है? दो प्रकार से होती है। तो दो प्रकार से कैसे होगी? पहला देखो, एक होता है हमारे पास नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। एक क्या हो गया? नियमित परावर्तन। और दूसरा हमारे पास क्या हो गया? अनियमित परावर्तन। क्या हो गया? अनियमित परावर्तन। आई क्या बात समझ में? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? देखो, जो नियमित परावर्तन रहेगा ना, वो तो हमेशा समतल व चिकने पृष्ठ पर होता है। नियमित जो परावर्तन होगा समतल व चिकने पृष्ठ पर होगा, और अनियमित जो परावर्तन होगा वो खुरदरे पृष्ठ पर होगा। किस पे होगा? खुरदरे पृष्ठ पर होगा। ये किस पर होगा? समतल व चिकने पृष्ठ पर होगा। कहां होगा? समतल व चिकने पृष्ठ पर। और ये किस पे होगा? खुरदरा पृष्ठ, खुरदरी सतह, यानी कि रफ सरफेस पे होगा। ये किस पे होगा? स्मूथ सरफेस पे होगा। तो यानी कि प्रकाश के परावर्तन की घटना क्या होगी? जितने डिग्री के एंगल से आया है, ये उतने डिग्री के एंगल से जाएगा। ये हमारे पास प्रकाश की घटना क्या हो गई? ये हो गई हमारे पास नियमित परावर्तन की घटना होगी। जितने डिग्री के कोण से आया है उतने डिग्री के कोण से ही जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम अप्लाई होंगे, यानी कि यहां भी हमारे पास अप्लाई होगा। जितने डिग्री के कोण से आया है उतने डिग्री के कोण से ही जाएगा। ये कोई रफ सरफेस है, इर्रेगुलर हो रहा है। तो ये जो घटना होगी हमारे पास, ये कौन सी घटना होगी? परावर्तन की घटना होगी। पहला हो गया हमारे पास नियमित परावर्तन, और दूसरा हो गया अनियमित परावर्तन। पहला कौन सी हो गई? नियमित परावर्तन, और दूसरा हो गई अनियमित परावर्तन। आई क्या बात समझ में? अब देखो, समतल दर्पण के लिए हम और बातें देखते हैं। समतल दर्पण के लिए हम क्या करेंगे? यहां तक आप नोट कर लीजिए। नियमित परावर्तन क्या होता है कि नियमित परावर्तन क्या होगी? समतल व चिकने पृष्ठ पर होता है। और अनियमित परावर्तन क्या होता है? ये खुरदरे सतह पर होता है। यहाँ भी हमारे पास I इज इक्वल टू आर, देखो यहाँ अभिलंब ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ अभिलंब ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ भी अभिलंब ड्रॉ कर सकते हैं। ये कि इसका अभिलंब हो गया, ये इसका अभिलंब हो गया, और ये इसका अभिलंब हो गया। यहाँ एंगल I बन रहा है, यहाँ एंगल R बन रहा है, यहाँ एंगल I बन रहा है, यहाँ एंगल R, यहाँ एंगल I, यहाँ एंगल R। तो यानी कि परावर्तन के नियम लागू हो रहे हैं। यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं? इनके रेस्पेक्ट में नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। I इज इक्वल टू आर, यहाँ हम इसके रेस्पेक्ट में नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, ये I और ये R। यहाँ हम इसके रेस्पेक्ट में नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि यहाँ ये I हो गया और ये R हो गया। यानी कि परावर्तन के नियम तो दोनों में लागू हो रहे हैं। परावर्तन के नियम तो किसमें हो रहे हैं? दोनों में लागू हो रहे हैं। लेकिन अंतर क्या है? समतल पृष्ठ जो नियमित परावर्तन है वो समतल पृष्ठ, समतल व चिकने पृष्ठ पर होता है, और अनियमित परावर्तन है वो खुरदरी सतह पर होता है। अब देखो, यहां तक की बात होगी। अब हम कुछ फैक्ट की बात करते हैं कि हमारा जो डायग्राम बनेगा ना, समतल दर्पण हमारे किस किस तरीके से काम आएगा। देखोगे, ये हमारे पास समतल दर्पण है। समतल दर्पण में हमारे पास क्या होगा? जो पॉलिश की जाती है समतल दर्पण में, या फिर दर्पणों में जो पॉलिश की जाती है ना, वो पॉलिश की जाती है
एजी की। किसकी? सिल्वर की पॉलिश की जाती है। किसकी पॉलिश की जाती है? सिल्वर की पॉलिश की जाती है। तो अब देखो ध्यान से, जब कभी भी हमारे पास वस्तु का प्रतिबिंब बनवाना हो, कहां? समतल दर्पण पे। आप जो सुबह सुबह अपना फेस देख के आते हैं, आप लोग सभी अपना सुबह सुबह फेस देख के आते हैं, तो वो किस में देख के आते हैं? समतल दर्पण में देख के आते हैं। किस में देख के आते हैं? समतल दर्पण में, कि हाँ भाई हम कैसे दिख रहे हैं। तो यानी कि अगर मेरा प्रतिबिंब यहां है, मेरा तो नहीं है, ये आपका ही है, ये मेरा एक्स डिस्टेंस पे है। कितनी दूरी पर है? एक्स डिस्टेंस पे, यानी कि मैं दर्पण से एक्स दूरी पर खड़ा हूं, तो मेरा प्रतिबिंब भी दर्पण से एक्स दूरी पर ही बनेगा। कहां बनेगा? एक्स दूरी पर। तो पहली बात क्लियर हो गई, जितनी दूर दर्पण से वस्तु होगी उसका प्रतिबिंब भी उतनी दूर ही बनेगा। सपोज मैं 1 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा हूं, तो मेरा प्रतिबिंब भी 1 मीटर की डिस्टेंस पर ही बनेगा। ये बात क्लियर है क्या? ये बात क्लियर है? चलो आगे आ जाओ। यदि मैं दर्पण की तरफ v वेग से जा रहा हूं, यदि मैं दर्पण की तरफ v वेग से जा रहा हूं और प्रतिबिंब भी मेरी तरफ v वेग से आ रहा है, तो वस्तु के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? वस्तु के सापेक्ष, वस्तु के सापेक्ष हमारा जो वेग है, वस्तु के सापेक्ष जो वेग है वो कैसा दिखेगा? प्रतिबिंब का वेग डबल दिखेगा। कैसा दिखेगा? डबल दिखेगा, कि वस्तु जो प्रतिबिंब है ना, हमें दुगने वेग से आ रहा है। प्रतिबिंब कैसे वेग से आ रहा है? दुगने वेग से। हम v वेग से जा रहे हैं, प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर v वेग से आ रहा है, तो हमें वस्तु के सापेक्ष ऐसा प्रतीत होगा कि हमारा जो प्रतिबिंब है डबल वेग से आ रहा है। यह बात क्लियर है क्या? यह बात क्लियर है? तीसरा पॉइंट देखो, अगर मुझे अपनी हाइट का, अगर मुझे अपनी कंप्लीट हाइट का प्रतिबिंब, पूरा संपूर्ण प्रतिबिंब देखना है, कंप्लीट प्रतिबिंब, कैसा? कि संपूर्ण प्रतिबिंब देखना है, तो मुझे, अगर मुझे संपूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कितनी हाइट का मुझे क्या करना पड़ेगा? दर्पण लेना पड़ेगा। तो वस्तु की जो हाइट होती है, यानी कि दर्पण का साइज अगर निकालना है, दर्पण का साइज, कितने साइज का मुझे दर्पण चाहिए, तो मेरे पास सीधी सी एक फॉर्मूला है कि वस्तु की हाइट, यानी कि वस्तु की जो हाइट है यानी कि लंबाई है, उसका आधा कर दो। वस्तु की लंबाई का आधा अगर मैं दर्पण ले लूं तो मुझे वस्तु का संपूर्ण प्रतिबिंब दिख जाता है। वस्तु का संपूर्ण प्रतिबिंब दिख जाता है। कैसा दिख जाता है? संपूर्ण प्रतिबिंब क्या हो जाता है? दिख जाता है। यदि मैं क्या करूं कि मेरी मान लो 6 फीट हाइट है, तो मुझे कितना दर्पण, कितने साइज का दर्पण चाहिए कि मैं अपनी पूरी कंप्लीट हाइट देख सकूं, तो मुझे 6 में से 3 का डिवाइड कर दो, तो मुझे 3 फीट का दर्पण चाहिए जिसमें मैं अपनी कंप्लीट हाइट क्या कर सकता हूं? देख सकता हूं। तो ये हमें कुछ फैक्ट भी याद रखना है। पहला फैक्ट क्या है? जितनी दूरी पर है वस्तु, जितनी दूरी पर है वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होगी। पहला पॉइंट क्या हो गया? जितनी दूरी, वस्तु की दूरी जितनी है उतनी दूरी पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा, बराबर दूरी पर बनेगा। वस्तु का वेग v है, तो वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब का वेग 2v होगा। प्रतिबिंब का वेग क्या होगा? 2v होगा। और तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर हमें दर्पण का साइज देखना है, यह दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट क्या है? अगर हमें दर्पण का साइज, यानी कि हमें अपनी संपूर्ण हाइट का प्रतिबिंब देखना है, तो हमें कितनी साइज का दर्पण चाहिए? तो जितनी मेरी लंबाई है उसका आधे हाइट का मुझे क्या चाहिए? प्रतिबिंब चाहिए, यानी कि दर्पण चाहिए। तब इतने, यानी कि मेरी 6 फीट लंबाई है तो मुझे 3 फीट का दर्पण चाहिए, तब जाके मेरी कंप्लीट हाइट क्या होगी? दिख जाएगी। आई क्या बात समझ में? अब आपको कुछ बातें याद रखनी है। देखो,
वस्तु जो समतल दर्पण है ये सदैव कैसा प्रतिबिंब बनाता है? ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है? ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आपको ये बात भी याद रखनी है। कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? आभासी प्रतिबिंब बनाता है। एक होता है हमारे पास, ये नोट कर लिया। पहला देखो क्या हो गया, कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि अगर वस्तु की जितनी दूरी पर वस्तु रखी है उतनी दूरी पर ही प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु दर्पण की तरफ v वेग से जा रही है तो प्रतिबिंब भी v वेग से आएगा। वस्तु के सापेक्ष कितने वेग से आते हुए दिखेगा? डबल वेग से आते हुए दिखेगा, दुगने वेग से आते हुए दिखेगा। कंप्लीट हाइट का अगर हमें प्रतिबिंब देखना है तो हमें कितनी साइज का दर्पण चाहिए? तो वस्तु की लंबाई का आधा दर्पण हमें चाहिए। आई क्या बात समझ में? तो ये तीन चीजें हैं। अब हमारे पास परावर्तन की कुछ घटनाएं और हैं, उनका डिस्कशन करते हैं। एक होता है लेटरल रिफ्लेक्शन। लेटरल रिफ्लेक्शन मतलब पार्श्व परावर्तन। क्या होता है? पार्श्व परावर्तन। पार्श्व परावर्तन क्या होता है? जैसे कि देखो, मेरा ये सीधा हाथ है ना, अगर मैं इसको दर्पण में देखूंगा तो ये मुझे उल्टा दिखाई देगा इस साइड। आई क्या बात समझ में? अगर मैं सीधा हाथ है दर्पण की तरफ ऐसे देखूंगा तो मुझे दर्पण में जो प्रतिबिंब में दिखेगा तो ये उल्टा दिखेगा। आई क्या बात समझ में? यानी कि राइट वाला हाथ मुझे दर्पण में प्रतिबिंब के अंदर कैसा दिखेगा? लेफ्ट वाला दिखेगा, और लेफ्ट वाला हाथ है मुझे राइट वाला दिखेगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं इस पार्श्व परावर्तन में क्या होती है, लिटरल रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लेफ्ट वाला पार्ट राइट दिखता है और राइट वाला पार्ट कैसा दिखता है? लेफ्ट वाला दिखता है। अगर हम जैसे कि देखो यहां ये क्या है, P, और हम इसको दर्पण में देखेंगे तो यहां ये कैसा दिखेगा? Q दिखेगा। कैसा दिखेगा? Q। तो इस घटना को अपन क्या बोलते हैं? पार्श्व परावर्तन बोलते हैं। कैसा बोलते हैं? पार्श्व परावर्तन। यानी कि लेफ्ट वाला पार्ट राइट दिखता है और राइट भाग लेफ्ट दिखता है। आई क्या बात समझ में? कि दायां भाग बायां और बायां भाग दायां दिखता है। अगर हमारी वस्तु का दायां भाग वस्तु का इस तरीके का इस यहां है, सीधा हाथ है, और प्रतिबिंब में देखेंगे तो हमें ये कैसा दिखेगा? लेफ्ट। ऐसे दिखेगा उल्टा, ये लेफ्ट साइड दिखेगा, क्योंकि मैं ऐसे घूम जाऊंगा ना यूं, तो अभी किस साइड आ गया? इस साइड आ गया। आई क्या बात समझ में? तो आपके रेस्पेक्ट में, मेरे रेस्पेक्ट में अब ये कौन सा हो गया? लेफ्ट वाला पार्ट हो गया ना इसका। तो यही बात है, पार्श्व परावर्तन में क्या होता है कि लेफ्ट वाला पार्ट राइट और राइट वाला पार्ट क्या हो जाता है? लेफ्ट दिखता है। तो ये घटना हमारे पास कैसी होती है? पार्श्व परावर्तन की घटना होती है। पार्श्व परावर्तन में हमारे पास क्या होता है? एक मिरर की समस्या भी आ जाती है, वॉच क्लॉक, वॉच प्रॉब्लम आ जाती है। तो वॉच प्रॉब्लम भी देखो, घड़ी की समस्या भी देखो भाई, कि घड़ी में हमें किस तरीके से टाइम निकालना है। कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक दर्पण में हमें इतना टाइम हो रहा है, तो बताओ प्रतिबिंब में कितना टाइम दिखेगा? तो वो आपको बताते हैं। देखो, वॉच प्रॉब्लम, घड़ी समस्या, घड़ी की समस्या या फिर वॉच प्रॉब्लम। वॉच प्रॉब्लम देखो भाई, ये हमारे पास एक वॉच है, ठीक है। यहाँ होता है 12, यहाँ होता है 3, यहाँ होता है 6 और यहाँ होता है 9। यहाँ हमने क्या लगा दिया? एक दर्पण लगा दिया, ठीक है। अब हमें प्रतिबिंब में दिख रहा है यहाँ, ये हो गया 12 है, ये हो गया 3, ये हो गया 9 और ये हो गया 6। हमारे पास मान लिया इस तरीके की एक घटना बन रही है कि यानी कितने बज रहे हैं, ये छोटी होती है, 3 बज रहे हैं। और यहाँ हमारे पास ऐसे हमें डायग्राम लगेगा कि यहाँ कितने बज रहे हैं? 9 बज रहे हैं। यहाँ कितने बज रहे हैं? 9। तो इसका एक फॉर्मूला है, जितना भी टाइम हमें दे रखा हो कि पहले इसमें कितना बज रहा है, कि सपोज कितना बज रहा है? 3 बज रहा है। कितना बज रहा है? 3 बज रहा है। उस टाइम को 11:59 और 59 में से घटा दो। कितना बज रहा है यहाँ? 3 बज रहा है। कितना बज रहा है? 3 बज रहा है। और 3 मिनट भी 0 और सेकंड भी 0।
अब इसमें से हमने इसको घटा दिया तो ये 59 का 59, यहां भी 59 का 59, और ये कितना हो गया, 11 में से 3 गए तो 8। तो ये लगभग कितना टाइम हो रहा है, 9 बज रहे हैं। कितना बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं लगभग। तो इस प्रतिबिंब में भी तो देखो कितने का टाइम दिख रहा है आपको। तो पार्श्व परावर्तन की घटना में भी यही होता है। इसका ये सिस्टम याद रखना है कि हमेशा हमें 11 बज के 59 मिनट 59 सेकंड से हमें जितना टाइम हमें उसमें दे रखा है कि इतने टाइम हमारी घड़ी में हो रहा है, और प्रतिबिंब में हमें कितना टाइम दिख रहा है उसका हमें इसको लेस कर देना है। इस टाइम में से जितना टाइम आपको घड़ी में दे रखा है उसको लेस कर देना है, तो हमारे पास टाइम आ जाएगा कितना बज रहे हैं। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक एग्जांपल देखो। मैंने कहा कि मेरी घड़ी में 4 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं। तो प्रतिबिंब में मुझे कितने बजे का टाइम प्रतीत होगा। तो अब घबराने की बात ही नहीं है, 4 बज रहे हैं ना, हमारी इस घड़ी में कितने बज रहे हैं, सपोज ये बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं। तो मेरे पास यही बात है, ये 4 बज रहे हैं, तो मेरे इसमें कितना आएगा, तो वो देखते हैं। कुछ नहीं करना, डायग्राम छोड़ो, आपको तो सीधा देखना है किसमें से, 11 59 59 में से क्या कर दो, लेस कर दो, कितने को, 4 को। ये हो गया 59, ये हो गया फिर 59, और अब हमारे पास 11 में से 4 गए तो 7 और 4 11, तो कितने बजे, 7 बजे। तो यानी कि ये लगभग कितना बज रहा है, लगभग 8 बज रहे हैं। कितने बजे का टाइम हो रहा है, 8 बजे का टाइम हो रहा है लगभग। कितने बजे का टाइम हो रहा है, 8 बजे का। और 8 कहां बजते हैं, यहां बजते हैं। तो हमारी सुई कहां होगी, यहां होगी। आई क्या बात समझ में, ये पार्श्व परावर्तन की घटना आई क्या। एक आपको इंपोर्टेंट फैक्ट याद रखना है। इंपोर्टेंट फैक्ट क्या याद रखना है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। कितनी होती है, अनंत होती है। कितनी होती है, अनंत होती है। अगर हम समतल दर्पण को थोड़ा सा घुमा भी देना, यूं थोड़ा सा शिफ्ट भी कर दें, तो प्रकाश की किरण भले मुड़ सकती है लेकिन घटना नहीं मुड़ेगी। आई बात समझ में। इस दर्पण को हम यहां ऐसे घुमा देना तो आपतित किरण की थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज होगी, लेकिन सारी स्थिति ऐसे की ऐसे ही रहेंगी। I = R होगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों के तीनों एक ही तल में होंगे। ये हमारे पास कंडीशन होगी। तो इसी के साथ हमारे समतल दर्पण का पूरा रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा एंड होता है। याद रखना है, समतल दर्पण सदैव कैसा प्रतिबिंब देता है, आभासी प्रतिबिंब देता है। कैसा देता है, समान साइज का देता है। आई क्या बात समझ में, कि जितना मेरी हाइट है उतने का प्रतिबिंब वो दे देगा। आ गई बात समझ में। समान साइज का देता है। वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु, जैसे कि ये दर्पण है, मैं इससे x दूरी पर खड़ा हूं तो मेरा प्रतिबिंब भी x दूरी पर बनेगा। मैं इसकी तरफ v वेग से जा रहा हूं, वो मेरे को v वेग से आते हुए दिखाई देगा। दोनों का वेग ऐड होगा तो मुझे मेरे सापेक्ष से कितने वेग से लगेगा, डबल वेग से आते हुए दिखाई देगा। मेरे को पूरी हाइट का प्रतिबिंब देखना है तो मेरी हाइट का आधा, मेरी हाइट मान लो 6 फीट है, तो मेरी हाइट का आधा साइज का मुझे वो दर्पण चाहिए जिसमें मैं अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकता हूं। पार्श्व परावर्तन की घटना क्या होती है कि मेरा बायां भाग दायां और दायां भाग बायां दिखाई दे, तो ये मेरे पास कैसी घटना हो गई, पार्श्व परावर्तन की होगी। घड़ी की समस्या क्या होगी कि अगर हमारे पास घड़ी में कोई टाइम है, दर्पण आगे लग रहा है और प्रतिबिंब में हमें ये दिख रहा है, तो हमें ये क्वेश्चन आएगा कि क्वेश्चन आता है तो इस टाइप से आएगा कि हमारी घड़ी में 4 बज के इतने मिनट इतने सेकंड हो गए और हमें प्रतिबिंब में कितना टाइम दिखेगा। तो आपको घबराना ही नहीं है, आपको केवल और केवल ये डिजिट याद रखनी है, 11 बज के 59 मिनट 59 सेकंड से हमें जितना भी टाइम उसने दे रखा है उसको लेस करना है, जो भी बचे। अगर इस कंडीशन में आ जाए तो अप्रोक्स कर देना लगभग इतना टाइम हो रहा है, और अगर फैक्ट कंडीशन आ जाए तो फैक्ट कंडीशन बता देना कि भाई इतने बज के इतनी मिनट इतने सेकंड हो रहे हैं। यहां तक क्या आगे क्या बात समझ में, यहां तक आगे क्या बात समझ में। अब हमारे पास क्या होंगे, दर्पण रखे जाएंगे। दर्पण की कंडीशन है, यानी कि अगर अब तक तो हम एक समतल दर्पण की बात कर रहे थे, कितने समतल दर्पण की बात कर रहे थे, एक समतल दर्पण। अगर मैं बात करूं तो देखो
मैंने कंडीशन ला दी कि मेरे पास कितने दर्पण हैं, 2 समतल दर्पण है। कितने दर्पण हैं? 2 समतल दर्पण है। एक दर्पण ये रहा और दूसरा दर्पण ये रहा। दोनों दर्पण एक दूसरे के समांतर हैं। दोनों दर्पण एक दूसरे के समांतर है और इनके बीच में कोई वस्तु है। इनके बीच में क्या है? कोई वस्तु है। तो इस वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंब, इस वस्तु के बनने वाले जो प्रतिबिंब है वो उनकी संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? अनंत होगी। ये बात भी आपको याद रखनी है। क्या रखनी है? कि 2 समांतर दर्पणों के बीच में कोई वस्तु रखी है तो उनकी बनने वाली संख्या क्या होगी? अनंत होगी। आई क्या बात समझ में? अरे आई क्या? तो इनकी संख्या क्या होगी? अनंत होगी। अगर किसी एंगल पे कोई कोण रखा है, यानी कि 2 दर्पण इस तरीके से रखे हों, थीटा एंगल पे रखे हों, कैसे रखे हों? थीटा एंगल पे रखे हों। जब 2 समतल दर्पण थीटा कोण पर रखे हों, 2 समतल दर्पण थीटा कोण पर रखे हों, इनके बीच में कोई कोण कितना बन रहा है? थीटा कोण बन रहा है। और इनके बीच में जब कोई वस्तु रखी होती है तो इस वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? 360 अपॉन थीटा, यानी कि प्रतिबिंबों की संख्या निकालनी है तो हम क्या कर सकते हैं? 360 अपॉन थीटा की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या आ जाएगी। अगर हमारे पास इवन है तो -1 कर देंगे और ओड है तो 360 अपॉन थीटा हो जाएगा। आई क्या बात समझ में यहां तक? इसी के साथ हमारे समतल दर्पण का कंप्लीट चैप्टर है, वो कंप्लीट टॉपिक है, वो यहां फिनिश होता है। अब आता है हमारा गोलीय दर्पण, जिसको हम डिस्कशन करते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे और अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।